पहले तो ये बता दीजिए, व्हाई डिड यू से बीजेपी को बाय? ये इस पे डिबेट है क्या? नहीं, बस हल्का सा बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं भैया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2024 आते आते मैंने तब भी बताया था कि मैं मीडिया से आया था आपकी तरह, आप तो जानते हैं जी में हम लोगों ने साथ में काम भी किया था, तो मैं एक एंकर के रूप में काम करता था। 5 साल राजनीति की, सारे सेविंग्स इसमें खर्च हो गए। अब नौकरी करनी पड़ेगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तो या तो नौकरी करो या 24/7 365 पॉलिटिक्स करो, तो उसमें तो फिर समय खप जाता, तो नौकरी नहीं कर पाते। तो बीजेपी आपको पैसा नहीं दे रही थी? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है कि वो नौकरी और पैसा वो सब बीजेपी से नहीं। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल एंड देन आई विल कम बैक टू माय डिबेट। हालांकि इसके लिए एक बढ़िया पॉडकास्ट होना चाहिए, लेकिन आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा मैं तो रोज आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह रहे हैं शहजाद पूनावाला कि आप इनसिक्योर हो गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला और इसीलिए आपने बाहर का रास्ता चुना। आप तो मेरी जर्नी से वाकिफ है, अच्छे से जानती हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पसमानदा को डे 1 पे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हो, किसी पार्टी ने भी। कांग्रेस में तो मैं 10 साल रहा, कांग्रेस ने मुझे क्या बनाया, और बीजेपी ने प्रथम दिवस पर मेरी ज्वाइनिंग पर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, जो बड़े बड़े नेताओं को हासिल नहीं होता। बीजेपी में क्या, बड़े बड़ी पार्टियों में नहीं होता। हाँ। तो मुझे बताइए कि बीजेपी ने मुझे तो डे 1 पे मिशन भी दे दिया, विजन भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया, पर अब समस्या ये है कि हम केवल कद के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। वो कहते हैं ना रवि किशन जी कि कद बढ़ाओ, पद फॉलोज माय ब्रदर। तुम पद तो फॉलो करते रहता है, कद मैंने बीजेपी की वजह से मेरा आज ये कद बना। पर कद कहाँ, आपने तो ना कद बढ़ा ना पद, आपने तो पथ ही बदल दिया। बहरहाल इस पर खूब चर्चा हो सकती है। आई रियली वांटेड टू। बदली है, विचार नहीं बदला है। इसलिए मैं आपको पता है, मैं आपके स्टार्टिंग से शो में मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं। क्यों पता है? आप राहुल गांधी को बोल रही है वो ओबीसी की बात करेंगे, और अब तो मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा है रूबिका जी। ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहा है, जिसके पिता ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, जिसकी दादी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके परिवार का इतिहास है कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नेहरू जी ने पत्र लिखकर लिखा कि आरक्षण सेकंड क्लास लोगों को मिलता है, मंद बुद्धियों को मिलता है। वो परिवार ओबीसी की बात कर रहा है। अच्छा, आज की तारीख में इनकी राज्य सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री है भाई? रेवंत रेड्डी ओबीसी है या सुखू जी ओबीसी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री है, वो ओबीसी है। ये कौन से मुंह से ओबीसी की बात कर रहे हैं? ऑलराइट, उद्धव ठाकरे ओबीसी है। कौन है भाई? उद्धव ठाकरे ओबीसी है। आनंद जी, शुरुआत कर रही हूं मैं डिबेट की, और उसके बाद फैजान भाई आपका रुख। रूबिका जी नमस्ते, नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। जाति न पूछो साधु की। जातियां तो हमारे देश में आज से थोड़ी है। इसका कोई मतलब कोई इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे देश में 3000 से 4000 के बीच में अलग अलग जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबकी एक ही जाति है, हम सब भारतीय हैं। वी आर इंडियंस। तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? राहुल बाबा से पूछिए ना। कर रहते हैं हमारे देश में। अरे भैया, पर राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते बाबा से हम क्या पूछें? आप पूछिए ना। वो कह रहे हैं ओबीसी सड़कों पर आ जाए। देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी, देखिए रूबिका जी, आप तो इस देश की जानी मानी एंकर है, बड़ी पत्रकार है। आपके दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जातियों से ऊपर हमारा देश है, और देश की खूबसूरती यही है कि इतनी सारी जातियां होने के बाद भी देश के लिए सब मर मिटने को तैयार है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि भाई ओबीसी का बड़ा वर्ग है, ये इसको न्याय मिलना। ज्ञान जो इन्होंने दिया है, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी, आनंद जी ने ज्ञान दिया है, तो आनंद जी ये फिर तो जाति जनगणना के लिए एक मेरे भाई मैं तो तुम पर कटाक्ष भी नहीं कर सकता। एक सेकंड मेरे भाई, आनंद जी नहीं, कटाक्ष नहीं, ये डिबेट है। डिबेट में सीरियस होना है। मैं आनंद जी बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिए। आनंद जी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर मैं आनंद जी पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ, ये तो आप लोगों की इंडिया अलायंस की प्रमुख मांग थी।
तो प्रमुख मांग से आप अलग है ना, मतलब आप जाति जनगणना पर राहुल गांधी के साथ नहीं है ना। और दूसरी बात, मैं रूबिका एक बार आप भी इसके लिए अपील करो, ये हिंदू की तो हम जातियां बहुत खोजने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ये जरा एक बार मुसलमानों में भी पसमानदा और बाकी समाजों की भी गिनती कराने के पक्ष में है ना समाजवादी? फैजान जी है ना, पक्ष में है कि नहीं? ये केवल हिंदू समाज को बांटना है। हाँ, ओके। शहजाद, अच्छा पहले आनंद दुबे फिर फैजान आप आइएगा। हाँ शहजाद मेरे भाई, मैं तुम्हारे दुख को अपना दुख समझता हूं। जरूर मुसलमानों की भी जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास, तभी तो उनकी मदद अगर छूट गई है करने से तो करनी चाहिए। तो ये तो सरकार से सीधा सवाल बनता है ना कि सबकी बात करनी है। हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रहने का ये मतलब थोड़ी कि सरकार की हमेशा आलोचना करने का हमने ठेका लिया हुआ है। जो सकारात्मक उनके काम है उनकी हम सराहना भी करते हैं। हमने आनंद दुबे की पार्टी ने जाकर नहीं कहा ना कि आनंद जी एक सेकंड, मेरे दर्शकों को एकदम सरल भाषा में फैक्ट्स पसंद आते हैं। मतलब ठीक है, लफ्फाजी तो चलती है, 50 मिनट का कार्यक्रम है, लफ्फाजी तो करनी होगी, कहीं कहीं जगह पर कुछ कुछ तो डायलॉग मारने ही होंगे, समझ में आता है। लेकिन मोटा मोटी जो चीज आज है वो ये है कि कांग्रेस, पंकज शर्मा जी ये कहती है कि आपने हमें ओबीसी वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। सर, इस देश में 4,28,677 जातियां हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिसे पब्लिक नहीं किया गया है, तो क्या करे प्रभु, वो कितनी जातियां वहां पर डालें, उसके बाद आदमी टिक करेगा। थोड़ा तो प्रैक्टिकलिटी वाली कोई चीज होती है ना पंकज जी। लेकिन ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, अगर उसका उस कॉलम में जिक्र होता तो क्या बुराई है, क्यों ये नहीं किया गया? देश का जो विमर्श है, अगर ये उसका बुनियादी मुद्दा नहीं होता तो फिर नरेंद्र भाई मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इस मामले में पहले की अपनी सोच बदलने की जरूरत क्यों पड़ती? 2021 में तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था ना। हाँ। कि जातिगत जनगणना की कड़ी मुखालफत की थी, कहा था कि ये तो समाज को बांटने वाला कदम होगा। किसने कहा था? अप्रैल पिछले साल सरकार ने कहा राइट, पिछले साल 30 पंकज जी आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, मुझे ये बताइए 1951 में क्या नेहरू जी ने भी यही पक्ष नहीं लिया था कि हम जातिगत जनगणना बंद कर देंगे क्योंकि ये समाज में खाई बढ़ाने का काम करने वाला टूल साबित होगा? ये नेहरू जी ने कहा था कि नहीं कहा था? चलिए, नेहरू जी ने कहा था तो नरेंद्र भाई मोदी ने वही बात कही और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। 30 अप्रैल को पिछले साल अचानक क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो राजनीतिक मामलों की समिति में नरेंद्र भाई एकदम पलट गए। उन्होंने राहुल गांधी के सुर में अपना सुर कैसे मिला लिया? अब तो वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करा के समाज को बांटना चाहते हैं राहुल, देश को तोड़ना चाहते हैं राहुल। फिर समाज को तोड़ने, देश को तोड़ने के काम में खुद क्यों शामिल हो गए? 2023-24 में हमारे 2023-24 में नरेंद्र भाई ने एक बार नहीं